सोचिए साल 1950 है, निवेश करने के लिए कुछ पैसे हैं और चुनने के लिए सिर्फ 2 कंपनियां हैं। अच्छा, तो विकल्प क्या क्या है? एक तरफ है IBM, जो उस वक्त की सबसे नई सबसे तेज टेक कंपनी थी। मतलब कंप्यूटर्स का नया दौर शुरू हो रहा था और IBM उसकी शान थी। और दूसरी तरफ है स्टैंडर्ड ऑयल, एक बिल्कुल साधारण रोजाना के काम आने वाली और बोरिंग टेल कंपनी। हाँ, बिल्कुल। अब अगर देखा जाए कि आने वाले दशकों में किस कंपनी ने निवेशकों को ज्यादा अमीर बनाया, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे IBM का नाम लेंगे, है ना? मतलब चमकती हुई नई टेक्नोलॉजी तो सबसे बड़ा मुनाफा देती है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा धोखा है, जिसे निवेश की दुनिया में ग्रोथ ट्रैप यानी विकास का जाल कहा जाता है। सही बात है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो कंपनी दुनिया बदल रही है वही पोर्टफोलियो को भी आसमान पर ले जाएगी। लेकिन जब हम पिछले कई दशकों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सच्चाई बिल्कुल उलट मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन्हीं धारणाओं को चैलेंज करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। खास तौर पर वॉटन स्कूल के प्रोफेसर जेरेमी सीगल की मशहूर रिसर्च द फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स, CFA जर्नल के आर्टिकल्स और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स के आंकड़ों के जरिए। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी गहराई में जाना है। एकदम सही। तो वापस आते हैं 1950 के उस IBM और स्टैंडर्ड ऑयल वाले उदाहरण पर। आखिर उस मुकाबले का नतीजा क्या रहा? नतीजा सच में हैरान करने वाला था। अगर हम सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो IBM कहीं आगे थी। जाहिर है, वो एक टेक कंपनी थी। हाँ, लेकिन निवेशकों की जेब में जो पैसा आया उसमें कहानी बिल्कुल अलग थी। 1950 से आगे के दशकों में स्टैंडर्ड ऑयल ने 14.42% का सालाना रिटर्न दिया, जबकि IBM ने सिर्फ 13.83%। एक मिनट, सुनने में ये फर्क बहुत ही छोटा लग रहा है। मतलब आधे प्रतिशत से थोड़ा सा ही ज्यादा। क्या इस छोटे से फर्क का सच में कोई बड़ा असर पड़ता है? देखिए, लंबी अवधि में ये छोटा सा फर्क एक विशाल खाई बन जाता है। अगर किसी ने 1950 में स्टैंडर्ड ऑयल में $1000 लगाए होते, हाँ। तो कंपाउंडिंग के जरिए वो रकम $1.26 मिलियन बन जाती, जबकि IBM में किया गया वही $1000 का निवेश $1 मिलियन से भी कम रह जाता। अरे वाह! मतलब एक बोरिंग तेल कंपनी ने उस वक्त की सबसे बड़ी टेक दिग्गज को हरा दिया। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं। हाँ, अगर स्रोतों की माने तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कंपनी का खिताब तो एक और भी ज्यादा बोरिंग उद्योग को जाता है। आप फिलिप मॉरिस की बात कर रहे हैं, है ना? जी हाँ, जिसे आज ऑल्ट्रिया ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एक पुरानी सिगरेट बनाने वाली कंपनी। 1925 से लेकर 2003 तक इस कंपनी ने 19.75% का धमाकेदार सालाना रिटर्न दिया। वो सच में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। सोचिए, उस वक्त का $1000 लगभग $4.6 मिलियन बन गया। ये इस बात का प्रमाण है कि कंपनी का काम कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसके रिटर्न्स आसमान छू सकते हैं। और इसी बात का समर्थन फोर्ब्स का एक आर्टिकल भी करता है। अच्छा, वो कैसे? उसमें बताया गया है कि कम उतार चढ़ाव यानी लो वॉलेटिलिटी वाले ऐसे बोरिंग स्टॉक्स मंदी में भी मजबूत रहते हैं। जैसे 2020 की शुरुआत में जब मार्केट गिरा था, तब S&P 500 क्वालिटी इंडेक्स आम इंडेक्स के मुकाबले कहीं कम गिरा था। ठीक है, आइए इसको अनपैक करते हैं। ये नई टेक कंपनियां या IPO में निवेश करना एक लॉटरी टिकट खरीदने जैसा लगता है ना? हाँ, जहां रातों रात डबल होने की उम्मीद होती है। बिल्कुल, एक सट्टेबाजी की तरह। हाँ। जबकि ये पुरानी बोरिंग कंपनियां एक धीमी लेकिन पक्की कंपाउंडिंग मशीन की तरह काम करती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि एक टेक कंपनी जिसका मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है, वो शेयर बाजार में एक बोरिंग कंपनी से पीछे क्यों रह जाती है? हाँ, यही तो सवाल है। इसका पूरा गणित छिपा है उम्मीदों और PE रेशियो में, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो जब कोई नई टेक कंपनी आती है तो निवेशक इतने उत्साहित होते हैं कि वो उस शेयर के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाने लगते हैं। बिल्कुल सटीक, उम्मीदें आसमान पर होती हैं। नई टेक कंपनियों के PE रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि निवेशकों को लगता है कि कंपनी हमेशा ऐसे ही विशाल तेजी से बढ़ती रहेगी। लेकिन ऐसा हमेशा होता तो नहीं है। एकदम सही। निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है कि ग्रोथ का मतलब हमेशा रिटर्न नहीं होता।
असल रिटर्न तब मिलता है जब कोई कंपनी बाजार की तय की गई उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करती है। और टेक स्टॉक्स में उम्मीदें पहले से ही इतनी ज्यादा होती हैं। हाँ, वो इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर वो अच्छा प्रदर्शन करे भी तो भी रिटर्न आम ही रहता है, और जरा सी चूक हुई नहीं कि शेयर धड़ाम से गिर जाता है। और इसके बिल्कुल उलट, एक सिगरेट या तेल बनाने वाली कंपनी से किसी को कोई खास उम्मीद नहीं होती। लोग सोचते हैं ये तो बस चलती रहेगी। और इसी वजह से उनके शेयर सस्ते होते हैं, उनका पीई रेशियो कम होता है, और जब ऐसी कंपनियां लगातार ठोस मुनाफा कमाती हैं और उस मुनाफे को बांटती हैं तो निवेशकों को मिलने वाला रिटर्न जबरदस्त होता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर सिर्फ शेयर की कीमत का बढ़ना ही सब कुछ नहीं है तो फिर असली फायदा कहाँ से आता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर मैं अंदाजा लगाने को कहूं तो शेयर बाजार से होने वाले मुनाफे का कितना हिस्सा शेयर की कीमत बढ़ने से आता होगा और कितना हिस्सा डिविडेंड्स यानी लाभांश से। ज्यादातर निवेशक तो यही सोचते हैं कि शेयर सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, वही असली मुनाफा। तो शायद 60 या 70% मुनाफा शेयर की कीमत बढ़ने से आता होगा। और यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो इस पूरी चर्चा को पलट देता है। अच्छा, तो असली आंकड़ा क्या है? जेरेमी सीगल की रिसर्च के अनुसार 1871 से लेकर 2003 के बीच शेयर बाजार के 97% आफ्टर इन्फ्लेशन रिटर्न्स। एक सेकंड, 97%? हाँ, यानी महंगाई दर को पार करने वाले मुनाफे का पूरा 97% हिस्सा केवल लगातार दोबारा निवेश किए गए डिविडेंड से आया है। ये तो वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला आंकड़ा है ना? मतलब शेयर की कीमत बढ़ना तो सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, असली जादू तो लगातार आने वाले कैश में है। बिल्कुल, और इसीलिए डिविडेंड्स इतने जरूरी हैं। विकिपीडिया के एक आर्टिकल के आधार पर देखा जाए तो ड्रिप्स यानी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, ड्रिप्स एक बहुत ही शानदार टूल है। इसमें होता यह है कि कंपनी से मिलने वाला लाभांश सीधे उसी कंपनी के अतिरिक्त शेयर्स खरीदने में लग जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रैक्शनल शेयर्स यानी शेयर्स के छोटे छोटे हिस्से भी मिल जाते हैं, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज फीस के। एकदम सही। और इसमें शेयर परचेज प्लान्स यानी एसपीपी का भी जिक्र आता है। वो क्या होता है? एसपीपी में निवेशक अपनी मर्जी से अतिरिक्त पैसा लगाकर सस्ते में शेयर्स इकट्ठा कर सकते हैं सीधे कंपनी से। लेकिन देखिए, हर चीज इतनी आसान तो नहीं हो सकती। इसका कोई नुकसान या पेचीदगी भी तो होगी। हाँ, बिल्कुल है। ड्रिप्स का सबसे बड़ा नुकसान है रिकॉर्ड कीपिंग का बोझ। मतलब टैक्स के लिए हिसाब किताब रखना। हाँ, मान लीजिए किसी ने पिछले 20 सालों में हर 3 महीने पर फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदे हैं। अब जब उन्हें बेचने का वक्त आएगा तो टैक्स और कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए उन सैकड़ों छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। वो तो किसी के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। बहुत बड़ा सिरदर्द। और इसके अलावा एक और चीज है, सिंथेटिक ड्रिप्स। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये ब्रोकर्स द्वारा दी जाने वाली सुविधा है ना? सही कहा। असल ड्रिप में कंपनी खुद डिविडेंड रीइन्वेस्ट करती है, लेकिन सिंथेटिक ड्रिप में ब्रोकर अपनी तरफ से मार्केट से शेयर खरीदकर निवेशक के खाते में डालता है। तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि कभी-कभी बिड आस्क स्प्रेड की वजह से शेयर थोड़े महंगे मिल सकते हैं या कुछ छुपे हुए चार्जेस लग सकते हैं। अच्छा, तो इन सब उलझनों के बावजूद ये 97% का आंकड़ा इतना विशाल कैसे हो जाता है, खासतौर पे तब जब बाजार गिर रहा हो? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो डिविडेंड्स असल में एक बियर मार्केट प्रोटेक्टर यानी मंदी से रक्षक और रिटर्न एक्सेलरेटर की तरह काम करते हैं। वो कैसे? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, इसे ऑटोमेटिक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग समझ लीजिए। जब बाजार गिरता है और शेयर की कीमतें आधी हो जाती हैं तो आम निवेशक घबराकर बेच रहे होते हैं। हाँ, पैनिक सेलिंग होती है। लेकिन एक डिविडेंड देने वाली कंपनी अभी भी अपना लाभांश दे रही होती है, तो री इन्वेस्ट किए गए डिविडेंड्स उसी पैसे से अब ज्यादा शेयर खरीदते हैं। मतलब जब शेयर का दाम आधा हो गया तो उसी डिविडेंड से दुगने शेयर्स मिल गए। बिल्कुल, मंदी के वक्त ये सिस्टम आपके पोर्टफोलियो को बचाता है, और जब बाजार वापस ऊपर उठता है तो आपके पास इतने सारे शेयर्स होते हैं कि आपका रिटर्न रॉकेट की तरह भागता है। ये तो सच में एक स्मार्ट रणनीति है। अब यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? अगर हम इस बोरिंग कंपनियों वाली धारणा को शेयर बाजार के सबसे बड़े बेंचमार्क यानी S&P 500 इंडेक्स पर रखें। ये इंडेक्स मार्च 1957 में शुरू हुआ था।
हाँ, 500 कंपनियों के साथ। तो फॉस्टर और कैपलिन जैसे रिसर्चर्स की आम धारणा ये है कि इंडेक्स में जुड़ने वाली नई चमकती कंपनियों से ही ज्यादा मुनाफा होता है। देखने में तो ये लॉजिकल लगता है कि नई कंपनियां इंडेक्स को ऊपर ले जाती हैं। लेकिन CFA जर्नल की रिसर्च एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई बयान करती है। उन्होंने एक टोटल डिसेंडेंट्स पोर्टफोलियो बनाया। मतलब वो ओरिजिनल 1957 वाली कंपनियां। बिल्कुल, 1957 की ओरिजिनल कंपनियां और उनसे निकली स्पिन ऑफ कंपनियां। उन्होंने इस पोर्टफोलियो को कभी अपडेट नहीं किया। तो नतीजे क्या रहे? इस डायनासोर पोर्टफोलियो ने लगातार अपडेट होने वाले S&P 500 इंडेक्स को सालाना 55 से 129 बेसिस पॉइंट से हरा दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? और ये सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट और कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली रणनीति साबित हुई। AT&T का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, AT&T के स्पिन-ऑफ्स का केस बहुत मशहूर है। AT&T के स्पिन-ऑफ्स, जिन्हें बेबी बिल्स कहा जाता था, उन्होंने 10.50% सालाना रिटर्न दिया, जो कि उसकी पेरेंट कंपनी के 7.85% से कहीं ज्यादा था। ये आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर 1957 की ये पुरानी कंपनियां लगातार अपडेट होने वाले नए इंडेक्स को हरा सकती हैं, तो फिर सारी दुनिया और फंड मैनेजर्स सिर्फ नई और चमकदार टेक कंपनियों के पीछे क्यों भागते हैं? इसके पीछे अर्थशास्त्र की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है, जिसे फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन यानी बनावट की भ्रांति कहा जाता है। फॉलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि अगर एक टेक कंपनी की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो लोग मान लेते हैं कि पूरे उद्योग का मुनाफा बढ़ेगा। हाँ, 90 के दशक के टेलीकॉम स्टॉक्स के साथ यही तो हुआ था। बिल्कुल। इंटरनेट बैंडविड्थ बूम के वक्त सबने सोचा कि इंटरनेट बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ेगा, लेकिन टेक कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी भयंकर होती है कि वो मार्केट शेयर कैप्चर करने के चक्कर में कीमतें बिल्कुल गिरा देती हैं। ओह, तो मतलब वो आपस में ही लड़कर अपना मुनाफा खत्म कर लेते हैं। सही कहा। इस प्रक्रिया को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए और ग्राहकों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चीजें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन अक्सर ये शेयर धारकों के पैसे को डुबा देता है। ये तो डरावना है। मतलब जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो निवेशक के लिए भी अच्छा हो। एकदम सही। अब तक की चर्चा तो इतिहास पर थी, लेकिन भविष्य का क्या? जो रणनीतियां अतीत में काम आई, क्या वे आने वाले जनसांख्यिकीय संकट, जिसे स्रोतों में एज वेव कहा गया है, उसमें भी काम आएंगी? ये एज वेव सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका मतलब है बेबी बूमर जनरेशन का रिटायर होना। हाँ, मैंने पढ़ा है कि ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है। देखिए आंकड़े कितने गंभीर हैं। 1950 में प्रति रिटायर व्यक्ति 7 काम करने वाले वर्कर्स थे, लेकिन 2050 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2.6 रह जाने का अनुमान है। और शायद जापान में तो ये और भी बुरा है। हाँ, जापान में ये 1.3 तक पहुंच जाएगा। अगर मैं इस एज वेव की तुलना करूं, तो ये एक ऐसे आइसबर्ग की तरह है जिसकी तरफ हमारी टाइटैनिक रूपी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। खतरा यह है कि जब ये बूढ़े होते लोग अपना खर्चा चलाने के लिए अपने स्टॉक्स बेचेंगे और उन्हें खरीदने वाले युवा तो बाजार में होंगे ही नहीं, तो क्या शेयर बाजार धड़ाम से गिर जाएगा? यही सबसे बड़ा डर है। पीट पीटरसन जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 73 साल कर देनी चाहिए या टैक्स बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या ये समाधान काफी होंगे? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ बैंडेड लगाने जैसा है। असली समाधान ग्लोबल सॉल्यूशन में छिपा है। ग्लोबल सॉल्यूशन मतलब विकासशील देश? हाँ, इमर्जिंग मार्केट्स जैसे चीन और भारत, वहाँ की युवा आबादी और बढ़ती उत्पादकता ही वो ताकत है जो विकसित देशों के रिटायर होते लोगों के स्टॉक्स खरीदेगी और उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराएगी। तो क्या अब सभी निवेशकों को अपना पैसा सिर्फ इमर्जिंग मार्केट्स में लगा देना चाहिए? से ग्रोथ ट्रैप की चेतावनी को याद रखना होगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ग्रोथ ट्रैप होता है? बिल्कुल। 90 के दशक का चीन का उदाहरण देखिए। चीन की जीडीपी ग्रोथ आसमान छू रही थी, लेकिन वहां के स्टॉक्स ने लोगों का पैसा डुबा दिया। $1000 का निवेश घटकर सिर्फ $320 रह गया। क्या बात कर रहे हैं? इतनी तेज इकोनॉमी ग्रोथ के बाद भी पैसा डूब गया? हाँ, और दूसरी तरफ उसी दौरान ब्राजील की इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में थी, लेकिन वहां के स्टॉक्स ने शानदार रिटर्न दिया। $1000 बढ़कर $4781 हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? खराब इकोनॉमी में इतना बड़ा रिटर्न? इसका सिर्फ एक ही कारण है, वैल्यूएशन। ब्राजील के स्टॉक्स उस वक्त बहुत सस्ते थे,
जबकि चीन के स्टॉक्स ग्रोथ की उम्मीदों के कारण बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड थे। समझ गया। मतलब निवेशकों को अंधाधुंध निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि एक संतुलित ग्लोबल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हाँ, विदेशी बाजारों में लगभग 40% एलोकेशन के साथ। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमारे सामने 3 मुख्य सिद्धांत निकल कर आते हैं, जिन्हें DIV डायरेक्टिव्स कहा गया है। बिल्कुल। डी से डिविडेंड्स यानी लाभांश, I से इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय निवेश, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में। और वी से वैल्यूएशन यानी सही कीमत पर शेयर खरीदना। तो निवेशकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि निवेश की दुनिया में बोरिंग होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अक्सर यही असली सफलता की चाबी होती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, संपत्ति निर्माण यानी वेल्थ क्रिएशन के मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते। सही वैल्यूएशन और कैश फ्लो हमेशा काम आते हैं। एकदम सही। और चलते चलते सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार जिस पर शायद अब तक हमने बात नहीं की है, लेकिन ये सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, वो क्या है? रूप से उत्पादकता का एक नया बूम लाएगा। बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये AI क्रांति उन कंपनियों को अमीर बनाएगी जो इस AI को बना रही हैं, या फिर इस क्रांति के असली विजेता वो पुरानी और बोरिंग कंपनियां होंगी जो सिर्फ इस AI का इस्तेमाल करके अपनी लागत कम करेंगी, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगी और अपनी निवेशकों को पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े डिविडेंड्स बांटेंगी? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े